In this video, we will see supply chain management. Hello guys, welcome to the CMA finalist, myself Jyoti Gura. So let's start with supply chain. Supply chain refers to the entire gambit of linkages in manufacturing a product or rendering a service. Means supply chain क्या है? सप्लाई चेन रॉ मटेरियल से लेकर के जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं हम, उसकी वो एक प्रोसेस है। सप्लाई चेन एक लिंक है जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी वो डिलीवर कर रहा है वो कंज्यूमर या फिर एंड यूजर तक उसको अवेलेबल करवाता है। इस पहले वो उसको मैन्युफैक्चर करता है और फिर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके कैसे कस्टमर तक पहुंचाता है, कैसे डिलीवर करता है, वो सब सप्लाई चेन में आता है। जैसे फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हम देखते हैं कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, ये सारे सप्लाई चैन है हमारी एक। जैसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल है, उसके बाद वेंडर है कि हमारा वेंडर कौन होगा, हमारा सेल्समैन कौन होंगे हमारे, ठीक है, जिसे हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे वो कौन होंगे। मैन्युफैक्चरर कौन होगा, जो उस प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन होगा। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे, जो रिटेलर्स तक सामान को पहुंचाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होंगे हमारे। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर एक एजेंट होता है, एजेंट की तरह काम करते हैं ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का, जिससे मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और रिटेलर तक पहुंचाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। के बाद है रिटेलर। रिटेलर में क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है या बिजनेस लगा लीजिए होता है रिटेलर, जिसके अंदर गुड्स को सेल किया जाता है पब्लिक को। मीन्स लास्ट में क्या आता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स तक ये प्रोवाइड करवाते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वही इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन इज the activities required by an organization to deliver goods or services to the consumer. A supply chain is a focus on the core activities within the organization required and convert raw material or component part through to finished products or services. इसमें वही दिया हुआ है कि सप्लाई चेन क्या होती है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि कस्टमर तक अपनी गुड्स या सर्विसेज को डिलीवर करने में हेल्प करती है। ये सप्लाई चेन मेन फोकस कहाँ पे करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, जो भी कंपोनेंट है, वो हम कैसे कहाँ से लें जिससे कि हम फिनिश प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी हमें तैयार करना है वो हम बना सकते हैं। तो इस सप्लाई चेन में हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है द सप्लाई चेन्स are made up of all the links that participate in the design, assembly and deliver of a particular product. इसमें क्या होता है, सप्लाई चेन एक लिंक है जिसमें क्या क्या होता है, डिजाइन, असेंबली एंड डिलीवर। तो ये सब चीजें जैसे कि हम देखते हैं वेंडर सप्लाई रॉ मटेरियल, वेंडर्स क्या करते हैं, हमें रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उसी को कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को किसमें, प्रोडक्ट के अंदर। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वेयर हाउस में हम उस प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं। फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स जो हमारे होते हैं वहां पर हम उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर होते हैं वहां से रिटेलर्स या फिर जो भी ऑनलाइन है या फिर जो भी स्टोर है वो वहां से उस प्रोडक्ट को पिक कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन जैसे हम जिस 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 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रजिस्टर होते हैं वहां से वो पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। हमने देखा सप्लाई चेन क्या होता है, समझ गए ना सप्लाई चेन क्या होता है। उसके बाद मैनेजमेंट क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट वर्क। मैनेजमेंट क्या देखता है कि कैसे हम एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके रखें, मीन्स अच्छे से अपने प्लान वे में एक काम को करें, और डायरेक्ट वर्क फ्लोज जो भी हमारा वर्क फ्लो होगा उसको कैसे हम डायरेक्शंस प्रोवाइड करें, कैसे हम अपने ऑपरेशंस को डन करें, कैसे एम्प्लॉयज को हम हेल्प करें जिससे कि कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सके, कैसे हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि एक प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और साथ में एम्प्लॉयज की इफिशिएंसी भी बढ़े, ठीक है। तो ये सब चीजें मैनेजमेंट में देखते हैं हम। मैनेजमेंट में हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ होता है कि मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं, बट अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है तो हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे इसको। देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं हम कि मैनेजमेंट कितने लेवल्स की होती है। टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट में चेयरमैन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, ये सब क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सब टॉप मैनेजमेंट होती है, ये सब क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। और उन पॉलिसीज को जो मिडल मैनेजमेंट होती है उनको ऐसे फ्रेम करती है जिससे कि वो ऑपरेशनल लेवल की जो मैनेजमेंट है उनको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो ये टॉप मैनेजमेंट और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उनके बीच की मैनेजमेंट होती है, जो उनकी पॉलिसीज जो कि टॉप मैनेजमेंट ने बनाई होती है उनको फ्रेम करती है ऐसे कि वो इजी वे में ऑपरेशनल मैनेजर्स को पहुंचाई जाए। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या करती है, सुपरवाइजर्स होते हैं मेनली, मतलब जो भी लो लेवल पर जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी अ, मतलब बनाने का काम करते हैं उनको देखते हैं, वो सब कौन होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो यही मैनेजमेंट होती है जो उनके ऊपर फोकस रखती है और उनको मतलब डायरेक्ट करती है, लीड करती है, वो सब यही करते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो टॉप मैनेजमेंट बना रही है पॉलिसीज, इनको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो उनको फ्रेम कौन करता है, मिडल मैनेजमेंट करती है, और ऑपरेशन मैनेजमेंट उनको क्या करती है फिर अप्लाई करके उनको लीड करती है। ठीक है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर होती है। तो हमने देखा मैनेजमेंट क्या होती है। अब हम देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। हमें पता चल गया सप्लाई चेन क्या होती है। सप्लाई चेन में क्या क्या था, रॉ मटेरियल, वेंडर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये सब थे। उसके बाद मैनेजमेंट में क्या था, जो उसको मैनेज करती है, जो हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ये सारी की सारी चेन देखी है, इसको मैनेज करती है ये। कैसे करती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंको सॉरी encompasses every activity involved in maintaining the supply chain। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, वो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी को इस तरह से मेंटेन करती है कि वो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व रहे। और उसका मेन गोल क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि देखना, हर होलिस्टिकली देखना, पूरी मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, इस तरह से उसको मैनेज करना उस सप्लाई चेन को, जिससे कि हम अपनी सप्लाई चेन को एक स्मूथली प्रोसेस कर सके। ठीक है, इसमें तीन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, पीपल, प्रोसेस और सिस्टम। पीपल इसमें क्या, जो हमने एम्प्लॉय ली है वो चीजें हम देखते हैं कि हम क्या, हम सही स्किल्स वाले एम्प्लॉयज को ले रहे हैं या नहीं, हमारी प्रोसेस कैसी है मैन्युफैक्चरिंग करने की, वो सब चीजें हम इसमें देखते हैं, जिससे कि हम अपनी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करके अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकें उन सभी एक्टिविटीज में। तो सभी एक्टिविटीज को वो अच्छे से फोकस करती है ये उन पर, और उनको मैनेज करती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, ईच ईयर दीज प्रोडक्ट्स गेट बिगर एंड बेटर येट द प्राइसेस ड्रॉप। ये बता रहे हैं कि हर एक साल जो प्राइस है वो कम कर रहे हैं ये लोग, और प्रोडक्ट्स को भी बड़ा बना रहे हैं और अच्छा भी बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे। इट्स द एंड रिजल्ट ऑफ एससीएम, मीन्स ये एंड रिजल्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, जो कि ये लोग एक साथ मिल करके करते हैं। जैसे कि एलसीडी का एग्जांपल लिया हुआ इन लोगों ने, एलसीडी ग्लास पैनल फैब्रिकेशन इन साउथ कोरिया। एलसीडी ग्लास जो है उनकी फैब्रिकेशन साउथ कोरिया में होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है मैन्युफैक्चर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स इन ताइवान, और जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ताइवान में है। इनकी सेमीकंडक्टर्स मींस कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स, मीन्स जो प्योर एलिमेंट्स होती हैं, जो जैसे कि सिलिकॉन है, गैलियम है, ये सब चीजें, तो ये सब क्या कहाँ पे होती है, ताइवान में होती है। टेलीविजन की असेंबली कहाँ पे होती है, असेंबली के प्लांट्स कहाँ पे है, मैक्सिको के अंदर है। तो ये देखो आप, अलग अलग कंट्री में इन्होंने अपनी यूनिट्स लगाई हुई हैं, और वो अलग अलग पार्ट्स को बनाती हैं, और यहाँ पे मैक्सिको में आकर के उनको असेंबल किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी कॉस्ट भी कम आ रही है और उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रही है, जिससे वो क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को बड़ा भी बना रहे हैं, बेटर भी बना रहे हैं, और प्राइस भी कम कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से हुआ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर एक लेवल को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग को हमने रॉ मटेरियल कहाँ से लेना, वो सब चीजें हमने अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पर रखी को लिखी। यहाँ पर हम पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर हम असेंबल कर रहे हैं। अगर ये सब काम हम एक ही जगह पे करते तो क्या होता, हमारी कॉस्ट भी ज्यादा आती, हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता पीपल्स पे,
उनकी प्रोसेस पे, सिस्टम पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता। अब क्या हो गया, वो सब बट गया। हमें मतलब कुछ कुछ पोर्शंस दिया गया है तो हम उसको अच्छे से करेंगे, अपना 100% देके करेंगे। तो वो क्या हो जाता है, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है अगर हम उसको पार्ट्स में करते हैं तो ये हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें बताती है। नेक्स्ट इज, ये हमने देख लिया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये कस्टमर है या कंज्यूमर है, जो भी लगा लीजिए। इसने डिमांड की तो पहले पहले क्या हुआ, फार्मिंग हुई। एक फार्मर है, उसने, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर शुगर केन का, मीन्स गन्ने का। अब इसने शुगर केन की फार्मिंग करके इसने उसको, उस क्रॉप को काटा। एट द एंड उसने फिर सप्लाई किया उसको, सप्लायर को। मतलब सॉरी, ये क्या हो गया, सप्लायर हो गया। इसने क्या किया, ये माल सप्लाई किया, शुगर केन को सप्लाई किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ठीक है। वहां पे जो प्रोड्यूसर था, इसको मैंने प्रोड्यूसर को ऐसे क्यों दिखाया, जैसे कि ये जिन है। तो इसके पीछे भी मेरा लॉजिक है, जैसे कि आप देखिए ये जिन की तरह दिख रहा है हमें, मैंने इसको एज ए प्रोड्यूसर दिखाया है क्योंकि वो एक गन्ने को लेके आ रहा है और उसको एंड जो प्रोडक्ट वो बनाएगा ना, वो बिल्कुल कुछ अलग ही होगा, वो कुछ डिफरेंट ही होगा। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो कुछ अलग ही बना के हमें देती हैं। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया है। ठीक है। तो इसने क्या किया, प्रोड्यूसर ने, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसमें पहले गन्ने के रस को निकाला गया, उसको रॉ मटेरियल जो हमारा है, गन्ने का रस हमारा रॉ मटेरियल है। उसके बाद उसने उसको बॉयल किया। बॉयल करके उसको हम जब ठंडा कर देते हैं तो वो हमारी सेमी फिनिश्ड प्रोसेस हो गई। पहले उसने रॉ मटेरियल में उसका रस निकाला, फिर उसने उसको बॉयल किया, फिर ठंडा होने के बाद उसकी जैसे भी चीनी बनती है या फिर गुड़ बनता है, मतलब शुगर या जेगरी जो भी उससे बनाते हैं, उसको फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर वो फिनिश प्रोडक्ट में उसकी पैकेजिंग कर दी जाती है। पैकेजिंग करने के बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू उसको रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। और जो रिटेलर्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर पब्लिक को प्रोवाइड करवाते हैं, ये भी बोल सकते हैं हम। तो ये हमारी क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। आई होप कि आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ आया होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। इसको हम क्या करते हैं, हर एक स्टेप पर मैनेजमेंट के थ्रू हमारी जो सप्लाई चेन है उसको हर एक स्टेप पर हम बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी वैल्यू इंक्रीज हो प्रोडक्ट की और हमारी कॉस्ट कम आए। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। Without a strategy, the supply chain activities cannot be aligned to an overall objective. हम बिना स्ट्रेटजी के कभी भी जो हमारे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। हम सिर्फ सप्लाई चेन को यूज करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर सकते, हमें उसके साथ स्ट्रेटजी को भी यूज करना पड़ेगा। Think of an organization without no functional or operational strategy. Means, हमें सोचना चाहिए, एक बार हम सोचते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी नहीं है तो वो कैसी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, लाइक अ शिप सेटिंग सेल विदाउट लेटिंग द क्रू नो द डेस्टिनेशन। मीन्स जैसे कि क्रू मेंबर्स होते हैं शिप के ऊपर, वो क्या करते हैं, सारी सेटिंग्स करते हैं उसकी, उसको मैनेज करते हैं, उसको चलाने में, उसको मतलब कहाँ पे जाना है, किस दिशा में जाना है, वो शिप को थोड़ा ना पता होता है। वो क्या होते, जो वो क्रू होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे स्ट्रेटजी को एज ए क्रू लिया गया है, जैसे कि हमने शिप को पानी में उतार दिया और वहां पे हम सोच रहे हैं कि वो खुद से अपने डेस्टिनेशन पर चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो क्रू होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं शिप को सेफली उसके एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जो है क्रू को एज अ स्ट्रेटजी दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वी एस्पायर। The supply chain strategy may be set of example as we aspire to reduce waste in our supply chain activities to support। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जो वो हमारी हेल्प करती है कि जो वेस्ट है वो कम से कम हो हमारी सप्लाई चेन के अंदर, वेस्ट को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। और जो मार्केट में जो कॉस्ट लीडर्स होते हैं उनमें हमारी जगह बनाती है, या फिर हमें कॉस्ट लीडर बनाती है मार्केट में।
जैसे कि हमारी जो कॉस्ट की, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो सबसे कम होती है मार्केट में, और हम क्वालिटी या जो भी वैल्यू होती है प्रोडक्ट की वो भी हम बेस्ट दे रहे होते हैं। वो किसकी वजह से होता है? स्ट्रेटजी की वजह से होते हैं, जब हम सप्लाई चेन में स्ट्रेटजी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें हमें ये तीन कोर एरियाज दिए हुए हैं जिनके ऊपर हमें मेन फोकस करना होता है। फर्स्ट है पीपल, सेकंड प्रोसेस एंड सिस्टम। पीपल है, डू यू हैव द राइट नंबर ऑफ स्टाफ विद द राइट स्किल सेट। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास राइट स्टाफ है विद राइट स्किल्स के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो हम अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें क्या करना है, मार्केट में अपना बेस्ट प्लेस बनाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें राइट नंबर ऑफ स्टाफ लेने पड़ेंगे। नंबर ऑफ स्टाफ क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा लेंगे तो उससे भी हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, और अगर कम ले लेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हमें राइट नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए विद द राइट स्किल सेट, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन या फिर जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए फिट बैठे वो चीज, उसकी स्किल्स। ठीक है, तो पीपल में ये सब चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है इन चीजों की। उसके बाद प्रोसेस, आर देयर वेस्ट एक्टिविटीज विद इन योर करंट ऑपरेटिंग प्रोसेस। प्रोसेस में हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कोई हमारी वेस्ट एक्टिविटीज है और करंट ऑपरेटिंग प्रोसेस में, और जिसको हम साथ में लेके चल रहे हैं, वो हमारे किसी भी यूज की नहीं है वो एक्टिविटी, बट हम उसको फिर भी साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो वो क्या होगा? वेस्ट है वो हमारे लिए, वो हमारे लिए कॉस्ट जनरेट कर रही है, तो उसको हम वहां से हटा देंगे। तो हमें प्रोसेस को भी स्टडी करना होता है। उसके बाद सिस्टम्स, आर योर सिस्टम्स अनेबल टू द स्ट्रेटजी और आर लेगेसी सिस्टम्स होल्डिंग यू बैक। क्या आपका सिस्टम एबल्स मीन्स अनेबल नहीं होना है, हमें हर चीज में एबल होना है। एबल्स मीन्स मेक समथिंग पॉसिबल, जो भी इम्पॉसिबल है हमें उसको भी पॉसिबल करना है। और आर लिगेसी सिस्टम होल्डिंग यू बैक, क्या आपका कोई ऐसा सिस्टम है या ट्रेडिशनली कुछ ऐसा चलता आ रहा है, हेरिटेजली ऐसा कुछ चलता आ रहा है जो कि आपको पीछे की साइड धकेल रहा है? मीन्स कोई नई चीज आई है, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपना सिस्टम भी देखना पड़ेगा, अपने सिस्टम पर पूरा फोकस रखना पड़ेगा। इसके बाद है, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस में है बूस्ट कस्टमर सर्विस। इसमें क्या करेंगे, हम जो कस्टमर्स हैं उनकी सर्विसेज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इसमें दिखाएंगे। जैसे फर्स्ट है राइट लोकेशन। राइट लोकेशन, जब हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं तो वो राइट लोकेशन पर करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर हमारे एंड यूजर्स कहीं और है और हम प्रोडक्शन के लिए, या फिर जो रिटेलर्स हैं हमारे डिलीवरी मैन्स हैं, वो हम कहीं और प्रोवाइड करवा रहे हैं वो चीजें। तो हमारी राइट लोकेशन होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए। जैसे एग्जांपल लिया है इन्होंने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन dimensions. If an auto repair shop does not have the necessary parts in stock and can't fix the car for an extra day or two, है ना? Means अगर हमारे पास, हम कार को रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं और उस रिपेयर शॉप के पास उसको फिक्स करने के लिए प्रॉपर स्टॉक ही नहीं है, नेसेसरी जो हमारी गाड़ी में हमें पार्ट्स चाहिए वो ही नहीं है वहां पर, तो वो क्या है, हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है। तो राइट लोकेशन होनी चाहिए, राइट डिलीवरी टाइम होना चाहिए। जब कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए राइट टाइम पर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि पिज्जा डिलीवरी का एग्जांपल लिया है कि वो 2 आवर्स लेट हो गया। अब हमें भूख लगी है, हमने पिज्जा ऑर्डर किया, वो हमें 2 घंटे बाद जाकर के मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं ना वो हमारे लिए क्या वैल्यू जनरेट करेगा? कुछ भी नहीं। अगर हमें भूख लगी है तो हम, हाँ, ये कर सकते हैं कि हमें 10 15 20 मिनट हम वेट कर सकते हैं, बट 2 आवर्स, इट्स टू लेट। नेक्स्ट है क्रिसमस प्रेजेंट। जैसे कि क्रिसमस प्रेजेंट है, हमें किसी को क्रिसमस प्रेजेंट देना है, अपने रिलेटिव्स को देना है, फ्रेंड्स को देना है, जिसको भी देना है। हमने सोचा था कि हम क्रिसमस पे उनको प्रेजेंट देंगे, बट वो हमें डिलीवर ही 26 दिसंबर को हो रहा है, तो नो यूज ना। तो वो भी होता है कि राइट डिलीवरी टाइम होना चाहिए, राइट आफ्टर सेल स्पॉट। मीन्स हमने एक बार सेल कर दी, उसके बाद उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। कस्टमर एक्सपेक्ट प्रोडक्ट्स टू बी सर्विस्ड क्विकली, मतलब उनको क्विकली सर्विस मिलनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि गर्मियां चल रही हैं अभी, जैसे यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि हमने एसी ऑर्डर किया, एसी ऑर्डर किया, वो लगा लीजिए 5 से 6 दिन में हमें डिलीवर किया गया।
उसके बाद जो डिलीवर करने आए हैं वो हमें बोल रहे हैं कि इंस्टॉल करने के लिए कोई और आएगा, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि वो इंस्टॉल करने के लिए फिर 2 दिन लेट आ रहे हैं वो लोग, फिर वो इंस्टॉल करके जा रहे हैं उसको। तो वो मतलब क्या हो जाता है, उससे एक्सपेक्टेशंस जो होती है कस्टमर की वो अ, सही नहीं रहती उस प्रोडक्ट के थ्रू की सर्विसेज के थ्रू, कि हमें अभी चाहिए वो चीज, हमें अभी गर्मी सहन नहीं हो रही, हमसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, हमें लगा था कि अगर हम आज ऑर्डर करेंगे या 1-2 दिन में तो हमें अच्छे से वो तैयार होके हमारे घर इंस्टॉल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, तो वो क्या होगा, राइट आफ्टर सेल सपोर्ट होना भी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। Decreasing purchasing cost means retailers depend on supply chains to quickly deliver expensive products to avoid holding costly inventories. इसमें क्या है, डिक्रीजिंग परचेजिंग कॉस्ट मीन्स इसमें जो रिटेलर्स होते हैं वो अपनी सप्लाई चेन का उनको पता होता है कि हमें कहाँ से सामान को मंगवाना है, कहाँ से नहीं मंगवाना है, तो उनको जो ऑर्डर होता है वो क्विकली मिल जाता है, तो उनको जो हाई इन्वेंट्री कॉस्ट है वो नहीं उठानी पड़ती, जिससे कि उनकी परचेजिंग कॉस्ट कम हो जाती है। Decreases production cost. Manufacturers depend on supply chains to reliable delivery, materials to assembly plants to avoid materials shortage that would shut down production. मैन्युफैक्चरर जो है वो किस पर डिपेंड है, सप्लाई चेन पर, क्योंकि जो सप्लायर हैं जब वो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तभी तो वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, मान लो अभी हमें पता होता है कि हमें कहाँ से सामान को परचेज करना है, कहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स को लेना है, कौन कौन हमारे सप्लायर्स हैं। अगर हमें कभी एक सप्लायर से सामान ना भी मिल रहा हो, वहां पे कोई मतलब जैसे कि शिपमेंट में डिले हो जाता है या फिर शटडाउन चल रहा होता है वहां पे, तो क्या हो जाता है, हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। जब हम सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, उसको उस स्ट्रेटजी को बनाते हैं, तो हम सिर्फ एक ही सप्लायर को नहीं रखते हैं, वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स को रखते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर हमें कोई भी, जैसे कि हम कोई भी पार्ट अगर बना रहे हैं, मान लो यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई भी पार्ट हमें नहीं मिल रहा है वो ड्यू टू असेंबली या शटडाउन की वजह से, तो उससे हमारा लाखों का नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हम सप्लाई चेन बनाते हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। उसके बाद है डिक्रीज टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट। टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी सप्लाई चेन को ऐसे मैनेज करते हैं, ऐसे डिजाइन करते हैं जिससे कि हम कस्टमर को अपनी सर्विसेज को जल्दी से जल्दी पहुंचा पाते हैं। ऐसा नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिससे हम जल्दी से कस्टमर्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं कम से कम कॉस्ट पर। इसमें एग्जांपल लिया है डेल कंपनी का। डेल जो है रिवोल्यूशनरी कंप्यूटर सप्लाई चेन अप्रोच, इसने जो है अपनी अलग ही सप्लाई चेन अप्रोच इसने लगाई थी अपने ऑर्गेनाइजेशन में। डेल कंपनी वालों ने क्या किया, उन्होंने किया कि जब कस्टमर हमसे ऑर्डर लेगा, जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर लेगा, तभी हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। हम ये नहीं करेंगे हम लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स बना लेते हैं और उसको इन्वेंट्री में स्टोर कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी बहुत सारा खर्चा जो है उस पर इन्वेंट्री पर ही लग जाएगा, क्योंकि हमें उनको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो डेल ने क्या किया, हम स्पेसिफिक जो हमारा ऑर्डर आएगा हम वही प्रिपेयर करेंगे और उनको तभी के तभी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उन्होंने अपनी कॉस्ट को भी कम कर लिया और इफिशियंसी को भी इंक्रीज किया। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स फाइनेंशियल पोजिशन। हम फाइनेंशियल पोजीशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट है इंक्रीजेस प्रॉफिट लिवरेज। प्रॉफिट लिवरेज, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिवरेज क्या होता है। जैसे हमने कॉस्ट में पढ़ा होता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज है या फिर कंबाइंड लिवरेज है, वो सब होते हैं। और उसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, जो हमारा एंड रिजल्ट आता है वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स होता है। और ये जितना हमारा बढ़ता है उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है, जितना कम होता है उतना हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारी हेल्प करता है किस चीज में, सप्लाई चैन में ये हमारी हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में। ठीक है, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है तो एक किसी भी प्रोडक्ट में, और ये ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है फर्म्स के प्रॉफिट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स्ड एसेट्स को हम जितना कम रखेंगे उतनी ज्यादा हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि हमें फिक्स्ड एसेट को भी तो मेंटेन रखना होता है ना, उनके ऊपर भी हमारी कॉस्ट लगती रहती है। तो हमें इसमें क्या बताया, फर्म्स value supply chain managers because they decrease the use of large fixed assets such as plant, warehouses, transportation vehicles हैं in the supply chain। जो भी ये सब चीजें हम जो supply chain में यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, प्लांट्स है, वेयर हाउसेज है, उन सबको हमें लिमिटेड रखना चाहिए। मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें उनको रखना चाहिए, और जितनी हमारी सप्लाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें रखना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर हम 10 बिल्डिंगें यहाँ पर बना रहे हैं तो उनको हमें 6 कर देना चाहिए। जो हमारी 4 बिल्डिंग्स बनाने में जो हमारा खर्चा आता, बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है, वो 4 बिल्डिंग का खर्चा अगर हम बचा लेते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी कम हो जाती है, आप देख सकते हो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी इन्वेंट्री को कम से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वेयर हाउसेस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम 10 वेयर हाउसेस की जगह हम 6 वेयर हाउसेस बनाएंगे यहाँ पर, तो हमारी क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी कॉस्ट फिक्स्ड एसेट्स की, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव होगी। इंक्रीज कैश फ्लो। कैश फ्लो को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, फर्म्स वैल्यू सप्लाई चेन मैनेजर्स बिकॉज दे स्पीड अप प्रोडक्ट फ्लोज टू कस्टमर्स। क्योंकि इंक्रीज कैश फ्लो को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मैनेजर्स हैं उन्होंने सप्लाई चेन में ऐसे वैल्यू प्रोवाइड की है ना, कि जिससे हमारे जो सप्लाई चेन है उसमें हमारा प्रोडक्ट स्पीड अप हो रहा है, मतलब बूस्ट हो रही है उसका फ्लो, जो फ्लो है कस्टमर तक का वो बूस्ट हो रहा है, या फिर मतलब वो स्पीड अप हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है कि जो कस्टमर है उनको पहले हम 17 डेज में प्रोडक्ट को डिलीवर करते थे, अब हमने उसको 10 डेज कर दिया है, रिड्यूस करके हम अपनी सप्लाई चेन को जो मैनेज करके उसमें स्ट्रेटजी यूज करके हमने क्या कर लिया, उसको 70 डेज की जगह उसे हम 10 डेज तक ले आए। तो उससे क्या हुआ, हमारे 60 डेज पहले हमारे पास इनवॉइस आ जाता है, तो उससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, हमारे पास कैश जल्दी आएगा ऑपरेशन में, हम जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन में यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट है सोसाइटियल बेनिफिट्स। सोसाइटियल बेनिफिट्स मतलब सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इससे। सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें क्या करते हैं हम, कोई भी डिजास्टर आया है, अगर कोई कंपनी, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो हेल्प करती हैं, अगर कोई भी डिजास्टर आया है या फिर कुछ और किसी मिशन में हम लगे हुए हैं, तो फिर वहां पर क्या करते हैं वो लोग, उसको सपोर्ट करते हैं, उन चीज को, सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, जिससे क्या हो, उनका नाम हो और उनके प्रोडक्ट्स का भी नाम हो, और सोसाइटी को भी बेनिफिट्स मिले। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, मेडिकल की जो चीजें होती हैं उनको कम रेट में प्रोवाइड करते हैं, या पोलियो वगैरह जो होती हैं, जो कि बेसिक होती हैं, जो लोअर लेवल के जो लोग होते हैं सोसाइटी में वो उनको नहीं ले पाते, तो वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी रेपुटेशन बढ़ती है, सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। तो ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही हिस्सा होता है, सोसाइटी को जो हम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर बेस्ड था। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटी से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।